दोस्तों, प्राचीन भारत ज्ञान और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तभी तो चाइना, जापान, कोरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, पर्शिया और रोमन जैसे कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग आज सिर्फ दो ही प्राचीन यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। एक है तक्षशिला और दूसरी है नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन दोस्तों, इनके अलावा भी कई ऐसे यूनिवर्सिटी थे प्राचीन भारत में जो बहुत ही प्रसिद्ध थे अपने अपने समय में, जिन्हें लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, पर उनका योगदान कम नहीं था उन दिनों। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि प्राचीन भारत के 10 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी, कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, किन्होंने बनाई थी और कैसे उनका पतन हुआ था। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहली विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में अस्तित्व में थी। उन दिनों ये भारत का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और ये वो दौर था जब भारत में बौद्ध धर्म अपने सबसे अच्छे दौर में था। इसका निर्माण भी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। ये विश्वविद्यालय उतना ही प्रसिद्ध था जितना नालंदा विश्वविद्यालय था और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये विश्वविद्यालय बहुत ही खास था। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पढ़ने वाले गुरुओं की संख्या 3000 से भी ज़्यादा थी। तो यहाँ छात्रों की संख्या कितनी रही होगी, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही यहाँ भी जब विद्यार्थी पूरी शिक्षा कंप्लीट कर लेता था तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। अपने दौर में ये भारत का सबसे विख्यात विश्वविद्यालय था, क्योंकि दूसरे विश्वविद्यालय की ख्याति इतनी नहीं थी कि दूसरे देश के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए। इस विश्वविद्यालय के प्रसिद्धि के चलते ही एक बार तिब्बत के राजा यहाँ आए थे। तभी से तिब्बत के लोगों की यहाँ विशेष रूप से खातिरदारी की जाती है। पर दोस्तों, इस विश्वविद्यालय का विनाश भी एक आक्रमणकारी के द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया था। दोस्तों, रत्नागिरी विश्वविद्यालय का निर्माण भी एक बौद्ध स्मारक के तौर पर किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इससे करीब 5th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था और इसका परिसर भी बहुत विशाल था और यहाँ पर भी कई छात्र पढ़ने आते थे। तिब्बत के कुछ ऐतिहासिक किताबों में, जिन्हें 10वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था, उसमें भी इस यूनिवर्सिटी का जिक्र है। यानी ये कहा जा सकता है कि ये विश्वविद्यालय करीब 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास काफ़ी अच्छी स्थिति में था। बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर कई तरह के अनुष्ठान करते थे। यहाँ के स्मारकों को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक तरह का तीर्थ स्थल भी रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे विदेशी हमलावरों का भारत में प्रवेश होता गया, वैसे वैसे इस यूनिवर्सिटी का भी पतन होना शुरू हो गया। कुछ मुस्लिम शासकों ने इस पर हमला करके इसके मूलभूत संरचना को भी बिगाड़ दिया था, जिससे इस यूनिवर्सिटी का विकास कार्य रुक गया। हालांकि कई बौद्ध अनुयायी यहाँ पर 16वीं शताब्दी तक यहाँ बने हुए थे, लेकिन इसके बाद भी ये यूनिवर्सिटी भी एक खंडर में बदल गया। दोस्तों, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद ये चौथा सबसे बड़ा और विख्यात विश्वविद्यालय था, जिसकी बातें दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि इसकी स्थापना कलिंग राजाओं ने 3री शताब्दी के आसपास करवाई थी। इतिहास का दूसरा पहलू ये भी कहता है कि इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये वर्तमान ओडिशा के जयपुर जिले में स्थित था। इसका परिसर इतना विशाल था कि इसकी सीमाएं 3 पहाड़ियों रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी से मिलती थी। ये करीब 800 सालों तक अपने चरम अवस्था में रही थी, लेकिन 11वीं शताब्दी तक ये विश्वविद्यालय भी नष्ट हो गया था। दोस्तों, कहते हैं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। प्राचीन भारत में ये विश्वविद्यालय तक्षशिला नाम के शहर में ही था, जो अब पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 किलोमीटर दूर है। इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि इसकी कीर्ति दुनिया के कोने कोने में फैली हुई थी। पूरी दुनिया से विद्यार्थी यहाँ पर विद्या ग्रहण करने आते थे।
करीब उन दिनों यहाँ पर 10,500 से भी ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, और चाणक्य जैसे महान गुरु इन्हें खुद पढ़ाने आते थे। हालांकि इसे कोई ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को सारा नॉलेज लेने के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। एक गुरु के ऊपर रहता था कि वो कितने स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाएगा। कम से कम एक विद्यार्थी का कोर्स 8 से 10 साल तक का हुआ करता था, पर अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में तेज हो और उसकी समझ ज़्यादा हो तो शिक्षा उसको बाकी लोगों के मुकाबले कम समय में ही पढ़ा दी जाती थी। मौर्य काल में ये विश्वविद्यालय अपने चरम पर था। कई ग्रीक और यूरोपियन लेखक यहाँ पर आए थे और उन्होंने तक्षशिला की सुंदरता और यहाँ की राजा प्रजा कैसी थी इन सब के बारे में लिखा था। लेकिन जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया, वैसे ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपने अंतिम चरण पर बढ़ने लगा और दूसरी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला कंप्लीट विश्वविद्यालय था, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड सिलेबस हुआ करता था। जैसे आज होता है वैसे ही इसके अलावा पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद यहाँ पर विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता था, जिसके आधार पर वो कहीं भी काम करने जा सकते थे। जैसे आज हर सब्जेक्ट की क्लास लगती थी, वैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी में भी लगा करती थी, यानी कि एक तरह से कंप्लीट यूनिवर्सिटी थी ये। यहाँ पर करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 गुरु रहते थे। कुमारगुप्त वन ने 5th सेंचुरी में इस विश्वविद्यालय को बिहार के नालंदा शहर में बनाया था, जो करीब 13वीं शताब्दी तक चल रही थी। लेकिन तभी एक विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने इसे नष्ट कर दिया। गुप्त वंश के समाप्ति के बाद भी जिन शासकों ने नालंदा पर राज्य किया, उन्होंने भी बस यूनिवर्सिटी के उद्यान के लिए योगदान दिया था। यहाँ पर सिर्फ भारत के ही स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया और पर्शिया ना जाने कहाँ से लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आते थे। दोस्तों, ये विश्वविद्यालय आज के गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के भावनगर जिले में आती थी, जिसे 480 ईस्वी में मैत्रिक वंश के संस्थापक सेनापति भौत्रक ने बनवाया था। तब गुप्त वंश अपने अंत के कगार पर ही था। इसका लिखित इतिहास 780 ईस्वी तक का ही है। इसके बाद ये पूरी तरह से गायब हो गई थी। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि साल 725 से साल 735 के बीच अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था और पूरी यूनिवर्सिटी इन आक्रमणों के चलते पूरी तरह से तबाह हो गई और साल 1200 तक यहाँ पर सारी एजुकेशनल एक्टिविटी बंद हो चुकी थी। और बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ये भी एक बौद्ध धर्म का केंद्र था। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के लिए ये विद्यालय पूरी दुनिया में विख्यात था। ये विश्वविद्यालय कितना खास था, इसका सबूत चीन के एक किताब में मिलता है। चीन के एक ट्रैवलर हैन चेंग 7वीं सदी के आखिर में जब भारत आए थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था भारत के बारे में। अपने किताब में इस विश्वविद्यालय की तुलना बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से की थी और जब ये यहाँ आए थे तो करीब 6,000 मॉन्क्स यहाँ रहते थे। दोस्तों, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी एक बौद्ध विहार का केंद्र था, जो वर्तमान के बांग्लादेश के मुंचिल जिले में बना था। ये यूनिवर्सिटी 820 ईस्वी में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया था। दोस्तों, धर्मपाल के द्वारा बनाई गई ये एक अकेली यूनिवर्सिटी नहीं थी। धर्मपाल ने कुल 30 बौद्ध विहार बनवाए थे। ये भी उसी का एक हिस्सा था। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ चाइना, तिब्बत, नेपाल और थाईलैंड जैसे कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ पर संख्या भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। स्टूडेंट और टीचर्स को मिलाकर करीब 8,000 लोग यहाँ रहते थे। साल 1000 के आसपास में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था और तिब्बत में भी बौद्ध धर्म ही था। उस वक्त आतिश दंपकर वहाँ पर बौद्ध धर्म का एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था। इनका भी इस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन था। दोस्तों, ये विश्वविद्यालय भी वर्तमान बांग्लादेश में बना था। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ यहाँ कानून, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे कई विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था। 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ये प्रमुख विश्वविद्यालय रहा। इसकी स्थापना का श्रेय पाल वंश को जाता है। पाल वंश ने जिस 30 बौद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी, उन सब में ये सबसे बड़ा था। ये यूनिवर्सिटी 27 एकड़ में फैला हुआ था। इस परिसर में करीब 8,500 लोग रहते थे। जिस तरह सभी प्राचीन विश्वविद्यालय में शुल्क नहीं लेते थे,
यहाँ पर भी वही रूल था। इसके कुछ शिलालेख से ये पता चलता है कि महिपाल के शासनकाल में, जो कि सन 995 से 1043 के दौरान था, उसमें इस यूनिवर्सिटी की एक बार मरम्मत भी करवाई गई थी। यूनिवर्सिटी की संरचना के लिए ज़रूरी धन का बंदोबस्त आसपास के राजा किया करते थे, क्योंकि उनके राजकुमार ऐसे ही बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते थे और हर यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ भी दूसरे देशों के लोग और विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। जगदाल बिहार की बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। ये उत्तरी बांग्लादेश में बना हुआ था। कहते हैं कि इसे पाल वंश के शासक रामपाल ने बनवाया था। तिब्बत के इतिहास के अनुसार पाल वंश के शासनकाल में 5 प्रमुख विहारें बनवाई गई थी। विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, औड़ंतीपुरा और जगदल, इन 5 केंद्रों के बीच संपर्क बना हुआ रहता था और यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्कॉलर्स होते थे जो कि विहार से दूसरे विहार में आते रहते थे। बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख संप्रदाय बताए गए हैं और जगदाल यूनिवर्सिटी वज्रयान संप्रदाय का ज्ञान देता था, यानी ये वज्रयान संप्रदाय में खास थी। और ये सक्सभद्रा, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आखिर मताधीश थे, जो कि तिब्बत के थे और यहाँ पर पढ़ाया करते थे। उन्होंने साल 1204 में जगदाल यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और वापस तिब्बत चले गए थे। ऐसे कहते हैं कि साल 1204 के आसपास यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिससे इसे आगे चलाना कठिन हो गया था और आखिरकार साल 1207 में इसका संचालन पूरी तरह से बंद हो चुका था। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी आज के बिहार में थी। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी से करीब 10 किलोमीटर दूर इसे बनाया गया था। इसे बनाने का श्रेय भी पाल वंश के शासकों को जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद ये भारत की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कही जाती है। 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ये अपने सबसे अच्छे समय से गुजरी थी। बाकी यूनिवर्सिटी के जैसे ही इनके बारे में हमारे देश के इतिहास से ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चलता, लेकिन तिब्बत के इतिहास के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में करीब 12,000 विद्यार्थी रहा करते थे। विक्रमशिला के एक आचार्य श्री गंगा ने यहीं से अपनी पढ़ाई की थी और करीब साल 1193 तक ये अच्छे से चलती रही थी। तभी तुर्क के मुस्लिम शासकों का हमला होने लगा। बख्तियार खिलजी भी उनमें से एक था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस यूनिवर्सिटी के दीवार गिरा दे और इस दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इसी के सैनिकों ने आग लगा दी थी और देखते ही देखते प्राचीन भारत के 2 विश्वविद्यालय का अंत हो गया था। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत के कुछ विश्वविद्यालय। ऐसे और भी बहुत से विश्वविद्यालय थे। अगर आप जानते हैं उनके बारे में तो उनके नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारी चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।